चंद्रकला उसके दद्दा ने सही समय पे पुरुषोत्तम के घर पहुंचकर उसे नीति के हाथों मरने से बचा लिया, पर अब पूरे गांव को उस आत्मा से बचाने की जिम्मेदारी उन दोनों पर आ गई। शुद्ध खून की तलाश में दिए के धुएं का पीछा करते हुए पुरुषोत्तम और उसके साथ आए लोग जंगल के गहरी जंगली इलाके तक पहुंच गए और अंधेरे साई की तरह उनका पीछा करता कोई और भी उनके पीछे वहां पहुंच गया था। आप सुन रहे हैं नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म दो जान, एपिसोड 11। चंद्रकला, दद्दा, बाकी गांव वाले सब उस रक्त प्रत्यर्पण अनुष्ठान की तैयारी में लगे हैं। कुएं के पास एक बड़ा यज्ञ वेदी बनाई जा रही थी। पास में दद्दा और चंद्रकला लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े पानी से भरे थाल को चांद के नीचे ऐसे रखवाते हैं जिससे चांद की परछाई पानी में दिखने लगे। और फिर दद्दा कहते हैं, अमावस्या की रात वो बच गई थी, पर अब आने वाला चंद्र ग्रहण रागिनी की आत्मा से छुटकारा पाने का आखिरी मौका है। तभी पीछे से एक लड़के के रोने की आवाज आने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। चंद्रकला और दद्दा की नजर 21 साल के मन्नू के ऊपर गई। लोगों के भीड़ के बीच खड़ा मन्नू बस वहां से भाग जाना चाहता था, पर लोग उसे मनाने में लगे हुए थे कि वो कुएं के अंदर उतरे और रागिनी के जले हुए शरीर के बाकी अवशेषों को बाहर निकाल लाए। मन्नू पहले भी कई बार जानवरों को बचाने के लिए कई कुओं में उतर चुका था, इसलिए आज लोगों को यह भरोसा है कि मन्नू रक्त प्रत्यर्पण अनुष्ठान को पूरा करने के लिए रागिनी के बचे हुए शरीर के अवशेषों को बाहर निकालेगा। पीछे कुछ आदमी एक चरपाई के चारों पैरों पर मोटी रस्सी बांध कुएं के अंदर उतारने के लिए तैयार हो गए। चारों कोनों को मजबूती से पकड़े हुए लोग धीरे धीरे रस्सी को ढील देने लगे और चारपाई नीचे जाने लगी। अब इंतजार था तो बस मन्नू के उस पे बैठने का। लोगों के बार बार मनाने पर भी जब मन्नू अंदर जाने के लिए घबराता रहा, तब तेज आवाज में दद्दा ने कहा, मत जाओ तुम अंदर, मरना तो तुम्हें है ही, क्योंकि वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। पर अगर तुम थोड़ी हिम्मत दिखा पाते तो शायद मैं बाकियों की जान बचाने की कोशिश कर सकता था। दद्दा के भयंकर क्रोध ने लोगों की नसों में दौड़ते खून को जमा दिया। घोर सन्नाटे में चंद्रकला की आवाज पीछे से आई, मैं जाऊंगी कुएं के अंदर। सब हैरानी भरी नजरों से उसे घूरने लगे। तब दद्दा ने उसे चेतावनी देते हुए बताया कि वो जैसे ही रागिनी के शरीर को स्पर्श करेगी, चंद्रकला के तांत्रिक शक्तियों के कारण उस आत्मा को पता चल जाएगा। ये सब जानने के बाद चंद्रकला ने एक गहरी सांस भरी। गांव वाले सन्न खड़े उसे घूरते रहे। अचानक चंद्रकला आगे बढ़ी और खौफ की हवा लोगों में सुगबुगाहट फैलाने लगी। चंद्रकला गई और कुएं के बीच लटकती उस चारपाई पर बैठ गई। रस्सी पकड़े चारों आदमी भी हैरान थे। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चंद्रकला ने भारी आवाज में कहा, चारपाई नीचे उतारो। रस्सियां ढीली होने लगी और एक टॉर्च की रोशनी के साथ चंद्रकला अंधेरे कुएं में उतर गई। वहीं गहरे जंगल के अनजान हिस्से में एक तालाब के किनारे पुरुषोत्तम और उसके साथ आए लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। सभी हताश, परेशान और थके हुए भी थे। तब पुरुषोत्तम ने बिलवा की तरफ देखकर कहा, अंधेरा हो रहा है बिलवा, 2-4 मशाले बना ले। किसी भी हाल में वो कपड़ा ढूंढे बिना हम नहीं लौट सकते। बिलवा ने अपने साथ एक और आदमी को लिया और जंगल में मशाल के लिए बड़ी लकड़ी ढूंढने चला गया। दोनों अपने झुंड से दूर अंदर जंगल में कहीं खो गए। बिलवा और वो लड़का रास्ता भटक के इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक एक एहसास ने उन दोनों को दहला कर रख दिया। दोनों किसी बर्फ के पुतले की तरह जम गए। तब उनके सामने एक इंसान अचानक कूद पड़ा। ये वही खुफिया आदमी था जो शुरू से मायापुर के लोगों का पीछा कर रहा था। बिलवा और वो लड़का घबरा गए। वो खुफिया आदमी कोई और नहीं बल्कि भैरवा था, जिसने नीति का सौदा अर्जुन और कोमल से किया था। तंत्र साधना में माहिर भैरवा ने अपने हाथ पर एक खंजर से घाव किया और तेजी से अपने बहते हुए खून को उन दोनों पर छिड़क दिया।
तेजाब की बूंदों की तरह खून बिलवा और लड़के के चेहरे पर गिरा और गायब हो गया। दोनों की आंखें चमकने लगी और देखते ही देखते दोनों भैरवा के वश में हो गए। तुम लोग जिस कपड़े को ढूंढने निकले हो उसके मिलने से ही मेरी साधना पूरी होगी और उसे हासिल करने में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे। चमकती लाल आंखों से घूरते हुए दोनों ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। भैरवा हंसने लगा और जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उधर दिए से निकलते धुएं के पीछे जाने को तैयार पुरुषोत्तम और बाकियों को भी वो अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब हैरानी से जंगल के अंदर मची हलचल को देखने की कोशिश करने लगे। बिलवा को गए काफी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मशाल बनाने के बहाने गांव तो नहीं वापस चला गया? एक दूसरे पंचायत सदस्य ने जैसे ही ये कहा, पुरुषोत्तम ने हाथ से इशारा करते हुए दिखाया, वहां देखो प्रेमचंद, वो दूर मशाल की रोशनी देख रहे हो? आ गया बिलवा और वो रहा लौटन का बेटा सुंदर। पुरुषोत्तम को क्या पता जिन्हें वो सुंदर और बिलवा समझ रहा था वो दरअसल अब भैरवा की आंखें थी और जरूरत पड़ने पर हाथ भी। सब हाथों में मशाल लिए उसी कपड़े की तलाश में आगे बढ़ गए। बिलवा और सुंदर भी एक दूसरे को घूरते पीछे चल पड़े। वहां कुएं की अंधेरी गहराई में चंद्रकला रागिनी की लाश को टॉर्च की रोशनी में ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी उसे किनारे की ओर सूखी झाड़ियों में कुछ कपड़ा फंसा हुआ दिखा। लगता है मिल गई मुझे, चरपाई को बाईं ओर किनारे ले जाओ। चंद्रकला ने जैसे ही चिल्ला के ये कहा, रस्सियों की चरचराहट कुएं में गूंज गई। चंद्रकला जिस चरपाई पर बैठी थी वो धीरे से उसी किनारे पहुंच गई। डंडे की मदद से चंद्रकला ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो वो सिहर उठी। पानी में गल के सड़ी चमड़ी अब भी हड्डियों से लिपटी हुई थी। ये वही रागिनी की लाश थी जो पानी में होने की वजह से बच गई थी। चंद्रकला ने अपना हाथ बढ़ाया और फौरन कपड़े को पकड़ के उसको ऊपर खींच लिया। शरीर का आधा कमर तक का हिस्सा उसके बगल में उसी चरपाई पर पड़ा था। अपनी सांस को संभाल चंद्रकला ने चीखा, ऊपर खींचो। चारपाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अब तक तो चंद्रकला ने उस शरीर को नहीं छुआ था, पर अचानक चारपाई के हिलने से वो आधा शरीर पलट गया और उसका हाथ चंद्रकला के पैरों को छू गया। अचानक चंद्रकला की टॉर्च हाथ से छूट के नीचे पानी में गिर गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गहरा सन्नाटा। गांव वाले पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे थे, पर एक झटके में रस्सी टूट गई। चंद्रकला भी उस लाश के साथ चीखते हुए नीचे गिर गई। आखिर चंद्रकला के साथ क्या हुआ था उस कुएं के अंदर? बिलवा और सुंदर के जरिए क्या भैरवा पूरा कर पाएगा अपना मकसद? और आखिर कहाँ छिपा है नीति के बचपन का वो कपड़ा? सुनते रहिए नुक्कड़ एफएम की ओरिजिनल स्टोरी एक जिस्म दो जान के अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एपिसोड को लाइक भी कीजिए। स्टोरी के बारे में कमेंट्स करना मत भूलिएगा।